नमस्कार। रूट सीकर में आप सबका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त को पूरे देश भर में इस साल 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। हमारे फाइट फॉर फ्रीडम के हर एक कड़ी को याद किया गया और सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि भी दी गई। लेकिन फैक्ट्स की अगर माने तो आज का संपूर्ण भारत बनने में 1947 के बाद कुछ साल और लगे थे। मिस्टर साइरिल रैडक्लिफ और उनके बाउंड्री कमीशन ने प्राइमरीली रिलीजन के बेसिस पर पार्टीशन का लकीर खींच दिया था। यह काम बहुत ही जल्दबाजी से और लोगों के सेंटिमेंट को अनदेखा करते हुए किया गया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमारे देशवासियों को। उस समय के कम्युनल वायलेंस के वुंड्स आज भी लोगों के दिलों से मिटा नहीं है। अंग्रेजों के मनमानी के नतीजे के तौर पे देश के कोने कोने में इस तरह के बहुत सारी घटनाएं घटी थी। आज जिस घटना के बारे में हम लोग बात करेंगे वो हालांकि इतना वायलेंट तो नहीं था, अंग्रेजों के द्वारा किए गए फॉल्टी पार्टीशन पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। उस समय बाउंड्री कमीशन ने पश्चिम बंगाल के 3 जिले नोदिया, मालदा, मुर्शिदाबाद को तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश के अंदर इंक्लूड कर दिया था। 1947 के 15 अगस्त को इन जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। वहां के लोग ये देखकर हैरान हो गए और कड़ा विरोध किया इस घटना का। ये प्रोटेस्ट इतना इंटेंस था कि खबर जा पहुंची उस समय के भारत के आखिरी वाइसरॉय लुइस माउंटबेटन के कानों तक, जिनके ऊपर पार्टीशन को स्मूथली कंडक्ट करने का जिम्मा दिया गया था। सिचुएशन के गंभीरता को देखते हुए माउंटबेटन साहब ने इस गलती को सही करने का ऑर्डर दिया। इसी के साथ 17 अगस्त मिडनाइट को इन तीनों जिलों को फिर से भारत के अंदर इंक्लूड किया गया और अगले ही सुबह 18 अगस्त को नेशनल एंथेम गाकर तिरंगा लहराकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। इसी घटना को याद रखते हुए इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ कुछ गांव में आज भी 18 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि 15 अगस्त के बाद भी 18 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। हर इंडिपेंडेंस डे गुजर जाने के बाद पूरे देश में एक ट्रेंड नोटिस किया जाता है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हमारे आसपास सड़कों में, गलियों में, कॉर्नर्स में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। तिरंगा हमारा नेशनल प्राइड है, हमारी शान है। इसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स के सेल्फलेस सैक्रिफाइस और लाइफ लॉस के बाद इस तिरंगे को मिली थी इसका योग्य सम्मान, और हम इस तिरंगे को मिनिमम रिस्पेक्ट शो करने के मामले में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? फ्लैग के साथ इस तरह का बर्ताव करना देश को ह्यूमिलेट करने के बराबर है। हमारे नेशनल फ्लैग को यूज करने के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा 2002 में लागू किया गया था। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप खुद जाके इसको पढ़ सकते हैं। हमने कोशिश की है इसको समराइज करके आप तक पहुंचाने के लिए। ये रूल्स सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, सरकार के ऊपर भी लागू होता है। तो आइए जानते हैं क्या रूल्स हैं हमारे नेशनल फ्लैग को यूज करने के। ट्राई कलर में गेरुआ रंग यानी कि सैफरन कलर हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वर्टिकली यूज करना है तो सैफरन शुड बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द फ्लैग। कभी भी झंडा जमीन या पानी में गिरना नहीं चाहिए। तिरंगे को किसी भी तरह का डेकोरेशन पर्पस में यूज नहीं करना है। हाँ, अगर इसके कलर कॉम्बिनेशन को विथ ड्यू रिस्पेक्ट आप अगर डेकोरेटिव पर्पस में यूज करना चाहें तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन झंडे को किसी भी तरह से मिसयूज करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। सेम चीज लागू होता है पहनावे के मामले में भी। आप झंडे को कपड़े के हिसाब से या साड़ी की तरह ओढ़ नहीं सकते। इस मामले में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा का। सेलिब्रेशन करते वक्त नीरज ने दोनों हाथों से तिरंगे को लहराया था, लेकिन आखिर में उन्होंने सम्मान के साथ फ्लैग को फोल्ड करके अपने साथ रख लिया था। यह एक एग्जाम्पल था
एक सेंसिबल, अवेयर और रिस्पॉन्सिबल भारतीय होने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कारणवश तिरंगा डिस्कलर हो जाए या फट जाए तो उस तिरंगे को इस्तेमाल करने का इजाजत नहीं है। कई बार देखा जाता है कि फंक्शंस में स्पीकर के डेस्क को फ्लैग से ढक के रखा जाता है। फ्लैग को इस्तेमाल करने का यह तरीका भी सही नहीं है। फ्लैग को एक ऐसी डिस्टिंक्ट जगह पे रखनी चाहिए कि स्पष्ट रूप से सभी लोग उसको देख पाए। ट्राई कलर के रस्सी को इस तरह से बांधना चाहिए ताकि उसमें कोई सरफेस टेंशन ना आए, कोई खरोच ना आए। अगर तिरंगा बहुत सारे फ्लैग्स के साथ है तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तिरंगे को रखना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के कुछ नोटेबल पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी नियम सही से फॉलो नहीं किया गया हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। साल 2002 के पहले आम जनता को सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में तिरंगे को लहराने की अनुमति थी, लेकिन 2002 में एक पब्लिक हियरिंग के चलते इस नियम को बदला गया और नए फ्लैग कोड के मुताबिक आप किसी भी दिन सम्मानपूर्वक फ्लैग को हॉइस्ट कर सकते हैं। हम अपने घरों में प्लास्टिक, मिक्स्ड फाइबर या दूसरे मटेरियल्स के फ्लैग्स यूज करते हैं, लेकिन सरकारी तौर पे यूज होने वाले फ्लैग्स सिर्फ और सिर्फ खादी के बने होते हैं। इसके अलावा और कोई भी मटेरियल अलाउड नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक संस्था है जिनको इन सरकारी फ्लैग्स को मैन्युफैक्चर करने के राइट्स हैं, और वो है KKGSS, कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। यहां पे सही मेथड और मटेरियल यूज करके ये फ्लैग्स बनाए जाते हैं। अंत में सभी भारतवासियों के प्रति मेरा ये अनुरोध है कि आप अपने आसपास अगर नेशनल फ्लैग के इम्प्रॉपर यूजेज होते हुए देखें तो प्लीज लोगों को फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में अवेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो प्लीज सबसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर कीजिए ताकि आगे चलकर इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को ना मिले। अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you never miss any update from our side.